गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार मिश्रा, फिजिक्स लेक्चरर हैं। और आज हम लोग विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण इस टॉपिक के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले यह जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि जो अपना प्रकाश है यह एक प्रकार की ऊर्जा है, और प्रकाश के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत सारे लक्षण हैं। उसमें से दो चीज आती है, एक है रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं परावर्तन, जनरली ये सब हम लोग पाते हैं दर्पण में। और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, यह होता है अपवर्तन में। अपवर्तन की घटना हम लोगों को लेंस में मिलती है। अब यह जो प्रिज्म है, यह प्रिज्म क्या है? ये एक प्रकार का समांग पारदर्शी माध्यम होता है, जो कांच के दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। जैसे हमने क्या किया कि कांच के दो पृष्ठ ले लिए समतल, और उसको किसी एंगल पे एक दूसरे पे इसको जब बेंड करते हैं तो ये प्रिज्म का निर्माण होता है। यह जो है होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि प्रिज्म के किसी भी पार्ट की हम बात करें तो हर जगह उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपवर्तनांक है उसकी वैल्यू एक समान होती है। दूसरा क्या है, ये पारदर्शी है, यानी कि इससे आर पार देखा जा सकता है, इससे प्रकाश की किरणें बाहर निकलती है। तो यह जो प्रिज्म है इसमें हम लोग निकालते हैं सबसे पहले इसके पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। यह जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको निकालने के लिए क्या करना है, हम लोगों ने एक प्रिज्म का निर्माण किया। यह ए बी सी पॉइंट हो गया है। इसके ये जो ए बी और ए सी, यह दोनों अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जिससे प्रकाश पड़ने के बाद अपवर्तित हो जाता है। दूसरा, यह जो एंगल ए दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसी का एक नाम और है अपवर्तक कोण। अब यहाँ पे क्या है कि जब प्रकाश, ध्यान दीजिएगा कि ये जो पृष्ठ, ये पूरा प्रिज्म हमारा बना है, ये हमारा ग्लास का होता है। ग्लास एक प्रकार का माध्यम है, यह सघन होता है, डेंसर मीडियम। और इसके बाहर का जो माध्यम है ये हमारा है हवा, यानी एयर। एयर जो है यह एक प्रकार का विरल माध्यम होता है, रेयर। और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपको पता है कि यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे दो चीजों को देखिएगा, अगर प्रकाश की किरण रेयरर से डेंसर में जा रही है, मीन्स विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जा रही है, तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल, वह अविलंब की ओर झुक जाती है। और इस कंडीशन में जो आपतन कोण है, इसका मान अपवर्तन कोण से कम हो जाता है। लेकिन यदि प्रकाश की किरण डेंसर से रेयरर में जाए, यानी सघन माध्यम जो कांच है और रेयरर यानी जो वायु है, तो उस कंडीशन में ये अविलंब से दूर हट जाती है। और इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि जो एंगल आई है इसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है एंगल आर से। यहाँ पे ये ज्यादा है, सॉरी। तो पहले केस में जब रेयर विरल से सघन में जा रही है तो आपतन कोण अधिक होता है अपवर्तन कोण से, और जब विरल से सघन हो गया, यहाँ सघन से जब विरल में जा रही है तो उस कंडीशन में आपतन कोण का मान कम हो जाता है। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि जो अपना प्रिज्म है, इसके अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर एक हमने लंब डाल दिया है। यह यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि दोनों डायग्राम में लंब यानी परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रा किया गया है इस सरफेस पे। और यह जो पृष्ठ है इसको हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ, क्योंकि ये पृष्ठ जो है इसके दोनों ओर का माध्यम अलग अलग है। ऊपर का माध्यम अलग है, नीचे का माध्यम अलग है। जो रेयरर मीडियम होता है उसमें आपका एयर आता है, और जो डेंसर मीडियम होता है इसमें आपका कांच या जल, ये ग्लास और वाटर इसमें पाए जाते हैं।
तो यहाँ पे क्या है कि जब हम मान लीजिए कोई एक प्रकाश की किरण ये लेके जा रहे हैं और ये अपवर्तक पृष्ठ AB पर पड़ती है, ये मान लीजिए है किरण हमारी है PQ। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए कि जो नॉर्मल है यानी अभिलंब है और आपतित किरण है, इनके बीच का कोण होता है आपतन कोण। तो उस कंडीशन में यह एंगल हो जाएगा I। दूसरा ये ध्यान दीजिए कि यहाँ का माध्यम है विरल, ये माध्यम है सघन। विरल से सघन में जा रही है, तो आप यहाँ इस चित्र को देखेंगे तो प्रकाश की किरण जो अपवर्तित वाली है वो अविलंब की ओर झुक जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे अगर न झुकती तो ये सीधे ऐसे निकल जाती है। अगर कोई मतलब मीडियम सेम रहा होता तो ये किरण ऐसे स्ट्रेट निकल जाती। चूंकि ये अविलंब की ओर झुक रही है, इसलिए इसका जो मार्ग होता है वो ये आ जाता है इनसाइड प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर उसका मार्ग ये हो जाता है QR। अब यहाँ पे भी हमने एक लंब डाला है इस पृष्ठ पे। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का जो माध्यम है वो आपका ग्लास है। ग्लास मीन्स यह माध्यम आपका है डेंसर। और जब ग्लास से कहाँ पे फिर जा रहे हैं हम, बाहर एयर में, यानी कि सघन माध्यम से हम जा रहे हैं विरल माध्यम में। तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जो किरण है वह अविलंब से दूर हट गई है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका अविलंब है और अविलंब की ओर, मगर अगर ये सीधे जाती तो ये पोजीशन होती, बट अविलंब से दूर जाना है तो इसका मार्ग ये आ जाता है। तो ये आप ध्यान देंगे कि जो RS है ये आपका निर्गत किरण हो जाएगा जो प्रिज्म से बाहर आएगा। तो इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा PQ जो है ये कन्वर्ट हो रही है QR में। इसके लिए आपका जो माध्यम है वो कौन सा है, विरल से सघन माध्यम में जा रही है। दूसरा ध्यान रखिए जो QR है ये रे आपकी बाहर निकल के आ रही है RS में। यहाँ पे ये माध्यम है सघन और ये माध्यम है विरल। तो ये है इसका रे डायग्राम, आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा ध्यान दीजिए कि जो अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, इनके बीच के कोण को हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण R। तो यहाँ पे ये आपकी अपवर्तित किरण है और ये विलंब है, तो ये कोण आ जाएगा R। इसी तरह से अगर हम रे का डायग्राम बदल दें, जिसको आपने एक पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, अगर रे इधर से स्टार्ट हो तो उस कंडीशन में ये एंगल हो जाता है I' मान ले रहे हैं और ये ले रहे हैं R'। अब यहाँ पे क्या है कि इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि आता है विचलन कोण। ये विचलन क्या है इसको थोड़ा समझिए, एंगल ऑफ डेविएशन। जो आपकी इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, इसको हम आगे की ओर प्रोसीड करें, आगे की ओर बढ़ाएं, और जो निर्गत किरण है इसको आप पीछे ले जाएं। यह जो निर्गत किरण है RS, इसको हम पीछे की ओर ले जा रहे हैं। तो ये जिस पॉइंट पे मीट होती है उनके बीच का कोण कहलाता है विचलन कोण। इसको हम लोग डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, यानी कि आपतित किरण को आगे बढ़ाया और निर्गत किरण को पीछे ले आए। दोनों जिस पॉइंट पे मिल रही है उसके बीच का कोण हो जाता है विचलन कोण। तो ये आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना है ये जो प्रिज्म जिस मटेरियल का बना है कांच का, उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला। अब आप सभी लोग जानते हैं कि मैथ में कई सारी ट्रायंगल और क्वाड्रेट इसकी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले यहाँ पे हम ले रहे हैं ट्रायंगल Q, इसको नाम दे रहे हैं E, Q, D और R। अब आपने पढ़ा है छोटी क्लास में कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है एक्सटर्नल एंगल, वह शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मीन्स अगर हम इस कोण का मान निकालना चाहेंगे तो इसका जो मान है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ये त्रिभुज का बहिष्कोण हो गया और ये दोनों शेष अंतः कोण हो गए। अंतः कोण AB है, बट इसको छोड़ के इन दोनों के योग के बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो डेल्टा है जिसको हमने नाम दिया है विचलन कोण, यह किसके बराबर होगा, एक तो इस एंगल के बराबर होगा जो DQR है, और दूसरा ये होगा DRQ के बराबर।
अब आप जानते हैं कि अगर ऐसे दो किरणें जा रही हैं तो ये जितना कोण होगा उतना ही कोण ये भी होता है। अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये टोटल कोण अगर आई है तो ये टोटल भी आई होगा। उसमें से ये आर को कम कर देंगे तो ये वाला एंगल डी क्यू आर ये बचेगा आई माइनस आर। इसी तरह से जब इस एंगल को हम निकालेंगे डी आर क्यू, ये टोटल आई डैश है, ये आर डैश है, तो इसमें से ये कम हो जाएगा तो ये आएगा आई डैश माइनस आर डैश। अब इन दोनों आई को सेम साथ में कर लेंगे तो आई प्लस आई डैश हो जाएगा। यहाँ दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए तो आर प्लस आर डैश हो गया। ये आपका एक समीकरण बन जाता है जिसमें हमने प्रॉपर्टी लगाई है कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब दूसरी चीज को ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल ले रहे हैं क्यू आर और ई। इसमें आप ध्यान दीजिए तो एक एंगल है आर, दूसरा है आर डैश और तीसरा है ये एंगल ई। आर प्लस आर डैश प्लस एंगल ई, और ये त्रिभुज के चूंकि तीनों कोण हैं इसलिए इनका योग कितना होगा 180 डिग्री 180 अंश। अब आप एक चतुर्भुज की प्रॉपर्टी जानते हैं कि कोई भी चतुर्भुज है तो उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ए क्यू ई आर, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज, और यह ध्यान दीजिए ये हमने लंब डाला है परपेंडिकुलर। तो ये जो एंगल क्यू और एंगल आर, इन दोनों का मान 90 डिग्री होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ये जो एंगल ए और एंगल ई, यानी ए प्लस ई प्लस क्यू प्लस आर, ये चारों एंगल है चतुर्भुज के जिनका योग कितना होना है 360। इसमें से क्यू और आर दोनों 90 डिग्री के हैं तो ये 180 इसमें से कम हो जाएगा। तो यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा a प्लस ई, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों इक्वेशन का राइट साइड सेम है, दोनों की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री है। तो दोनों का लेफ्ट साइड भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे है a प्लस ई, यहाँ पे आर प्लस आर डैश प्लस ई। तो दोनों में आप देखेंगे तो ये आएगा a प्लस ई इक्वल आर प्लस आर डैश प्लस एंगल ई। ये एंगल ही दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आर प्लस आर डैश। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि प्रिज्म में एक अल्पतम विचलन होता है। यह क्या है? अल्पतम विचलन की स्थिति में, यानी जब मिनिमम डेविएशन होता है तो उस कंडीशन में ये ध्यान रखिए रे चाहे इस डायरेक्शन से इधर जाए या इधर से आए, यानी कि एंगल आई और एंगल आई डैश ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। उस कंडीशन में ये एंगल आर आर डैश के इक्वल हो जाता है। जो विचलन कोण हमारा डेल्टा है इसको हम लोग डेल्टा एम लिखते हैं। एम स्टैंड करता है मिनिमम, अल्पतम यानी मिनिमम डेविएशन को। एक चीज में और ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में यह जो रे है क्यू आर ये पैरेलल हो जाती है बीसी के। ये जो रे आपकी है रिफ्लेक्टेड क्यू आर ये किसके हो जाएगी पैरेलल? जो प्रिज्म का बेस है बीसी के। अब इसको हम उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो डेल्टा एम इक्वल हो जाएगा आई प्लस आई डैश, दोनों सेम है तो 2i हो जाएगा माइनस आर प्लस आर डैश ये किसके बराबर है? ए के। तो इसमें हमने इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यू को पुट कर दिया है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए तो 2i इक्वल आएगा डेल्टा एम प्लस ए। यहाँ से i का मान निकल आएगा a प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब ये हमने निकाला है जो आपतन कोण है I। दूसरा ये ध्यान दीजिए
आर प्लस आर डैश किसके इक्वल है, ए के, और ये आर और आर डैश क्या है, इक्वल है। कब, जब अल्पतम विचलन की स्थिति है। तो यहाँ से आ जाएगा ए विल बी इक्वल टू 2r, और r का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, a/2। अब आप लोगों ने अपवर्तन में एक नियम पढ़ा है स्नेल का। स्नेल का नियम ये है कि जो आपतन कोण होता है उसकी ज्या मीन्स साइन, और जो अपवर्तन कोण की ज्या है मीन्स साइन, दोनों का अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को हम लोग लेते हैं n। इसी को कहा जाता है अपवर्तनांक, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इक्वल होता है साइन आई बाई साइन आर के। अब ये जो आई और आर हमने निकाला है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, इन दोनों की जब वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा फार्मूले का डेरिवेशन हो जाता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और साइन ए बाई 2। ये फार्मूला है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। यह डेरिवेशन आपके पेपर में भी आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं कि कैसे करना है। कोई एक प्रिज्म दिया गया है और उसका अपवर्तनांक दिया गया है √2, ठीक, और जो प्रिज्म का कोण है ए वह दिया है 60 डिग्री। देखिए न्यूमेरिकल जब भी करना रहे, आप जानते हैं कि फिजिक्स में लगभग 50% न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल आपने छोटी क्लासेस में प्रमेय को सिद्ध किया होगा, तो अगर याद होगा तो प्रमेय का हम लोग स्टेटमेंट लिखते थे, क्या ज्ञात करना है, उसकी रचना, उत्पत्ति, ये सारी चीजें की जाती थी। तो न्यूमेरिकल में पहले आपको क्या क्या दिया गया है वो आप लिख लीजिए। तो एक तो आपको अपवर्तनांक दे रखा है, और दूसरा आपको क्या दिया है, प्रिज्म कोण। अब इसमें हमें 4 चीजें निकालनी है, 1 बाई 1 हम एक निकालते चल रहे हैं। पहला कि वह जो प्रिज्म है जिस मटेरियल का बना है उसका अपवर्तनांक, यह अपवर्तनांक दिया है, तो इसमें हमें निकालना है पहला इसका विचलन कोण, डेल्टा एम की वैल्यू निकालनी है, ठीक। इसके लिए हम प्रिज्म के अपवर्तनांक के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। साइन ए की वैल्यू 60 है, डेल्टा एम निकालना है बाई 2, और यहाँ साइन ए बाई 2 है तो साइन 60 बाई 2 यानी 30 हो जाएगा, और एन का मान गिवन है √2, यहाँ रख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, और ये नीचे हो जाएगा साइन 30 डिग्री जिसका मान होता है 1/2, इक्वल किसके है, √2 के। ये 1/2 यहाँ से जब हटेगा तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप जानते हैं इस नीचे जो 2 लिखा है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, √2 इंटू √2, जो बन जाता है 1/2। एक √2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/√2। और आप जानते हैं कि यह वैल्यू हम किसकी ले रहे हैं, साइन की। तो साइन में 1/√2 किसका मान है, 45 डिग्री का। तो यहाँ जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आएगा 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2 विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ से आप सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं डेल्टा एम का मान। ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो डेल्टा एम आएगा 90 माइनस 60, यानी जो विचलन कोण आप निकाल रहे हैं पहला, उसका मान आ जाएगा 30 डिग्री। ये हमने पहला पॉइंट निकाला है। दूसरा आपको निकालना है आपतन कोण का मान क्या आएगा अल्पतम विचलन की स्थिति में, यानी आई। अभी हम लोगों ने जब डेरिवेशन किया था तो हम लोगों ने देखा था कि जो आई है वह इक्वल है a प्लस डेल्टा एम बाई 2 के। ए का मान हमें पता है 60 डिग्री है, डेल्टा एम हमने निकाल लिया है, कितना आया 30 डिग्री। इन दोनों को रख देंगे तो 60 30 90/2 करेंगे तो ये आएगा 45 डिग्री। ये निकल आएगा आपका आपतन कोण का मान। तीसरा निकालना है अपवर्तन कोण का मान, यानी जो रिफ्रैक्टेड एंगल है।
अभी डेरिवेशन करते समय हम लोगों ने लिया था कि ये जो r है ये इक्वल आया था a/2 के, यानी जो प्रिज्म कोण है उसका आधा होता है अपवर्तन कोण जब अल्पतम विचलन की स्थिति को लेते हैं। a का मान आया है 60 डिग्री दिया है, बाई 2 करेंगे तो ये कितना आएगा 30 डिग्री। और एक इसमें और पूछता है अक्सर निर्गत कोण कितना आएगा, यानी जो इमर्जेंट एंगल है, यानी आई डैश आपसे पूछा जा रहा है ये वाला। तो अभी हमने आपको बताया था कि आई और आई डैश दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो आई की वैल्यू आ रही है वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, आई डैश की। तो यह भी आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये टॉपिक आपका एक था कि प्रिज्म के फार्मूले का जो पदार्थ यूज किया गया है उसका फार्मूला निकालना, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र निकालना, और उस पर आधारित हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है। अब दूसरी चीज आती है, यह जो प्रिज्म है अगर ये बहुत पतला हो, थिन प्रिज्म के लिए हमें फार्मूला निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब बहुत ये पतला हो गया, यानी कि इसका जो एंगल होता है वो मान ले रहा है लगभग 5 डिग्री है। प्रिज्म कोण जो है वो 5 डिग्री है, इससे जब कम हो जाता है तो वो प्रिज्म पतला होता है। इस कंडीशन में जो साइन आई होता है यह लगभग बराबर हो जाता है आई के, और साइन आर जो होता है ये लगभग बराबर हो जाता है आर के। तो यहाँ पे आपने अभी जो फार्मूला किया था आई इक्वल साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, तो इन दोनों में साइन को रिप्लेस कर देंगे तो ये आएगा ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन ए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस डेल्टा एम इक्वल टू आएगा n इंटू ए। तो यहाँ से डेल्टा m का अगर हम मान निकालेंगे तो n a माइनस ए कॉमन ले लीजिए, तो अगर कोई एक हमें पतला लेंस दिया गया है, थिन लेंस है, तो उसके लिए विचलन कोण का यदि मान निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन, तो वह फार्मूला आता है a n माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1। तो यहाँ हम लोगों ने प्रिज्म के पदार्थ का फार्मूला देखा है a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। दूसरा, अगर ये प्रिज्म हमारा पतला है, थिन है, तो उस कंडीशन में डेल्टा एम इक्वल आया था a ब्रैकेट में n माइनस 1। अब तीसरा जो है, प्रिज्म में एक क्रिया होती है वर्ण विक्षेपण की, जिसको हम लोग परिक्षेपण भी कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। अब ये क्या होता है कि जब हम किसी प्रिज्म पे श्वेत प्रकाश डालते हैं सूर्य का, तो हम सभी जानते हैं कि यह प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये जो रंगों का क्रम है ये स्टार्ट होता है वायलेट से, जाता है रेड तक। आपको पता है VIB GYOR, ये रंगों का क्रम है। ये आपका जो है ये श्वेत प्रकाश है सूर्य का। अब ये अलग अलग क्यों आया है, क्योंकि सभी जो रंग होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं दृश्य प्रकाश में, अगर किसी माध्यम में इनकी बात करेंगे तो सभी की चाल अलग अलग होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, आपको पता है कि वो प्रकाश की चाल से चलती है, लेकिन जब ये किसी माध्यम में हम आएंगे, जैसे यहाँ पे माध्यम क्या है हमारा ग्लास, तो उस कंडीशन में सभी की चाल अलग अलग होगी, जिससे कि ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये पहला जो है वायलेट है यानी बैंगनी, दूसरा है इंडिगो यानी जामुनी या आसमानी, ब्लू है नीला, ग्रीन है हरा, येलो है पीला, ऑरेंज है नारंगी और रेड है लाल। ये 7 रंग होते हैं जो हमें प्रिज्म से बाहर प्राप्त होते हैं। और ये रंगों का जो क्रम है
इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं या वर्ड क्रम बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। अगर हम इसे को किसी स्क्रीन पे प्राप्त करेंगे या कहीं पे पर्दे पे प्राप्त करेंगे तो देखेंगे कि ये 7 अलग अलग कलर की किरणें प्राप्त होती है। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, अभी हमने आपको बताया था विचलन कोण। विचलन कोण में आपको ये बताया गया था कि जो आपतित किरण है इसको आप आगे की ओर बढ़ा दीजिए और जो निर्गत किरण है इसको आप पीछे ले आइए, तो उनके बीच में जो कोण बनेगा वह कोण होता है विचलन कोण। तो ध्यान दीजिए, यह जो कोण बन रहा है ये लाल रंग का है, यानी डेल्टा आर, और ये जो कोण बनेगा बैंगनी रंग की किरण है इसलिए यह कोण होगा डेल्टा वी। तो आप ये देख रहे हैं कि जो विचलन कोण है वह सबसे अधिक किसके लिए है? बैंगनी के लिए, और सबसे कम किसके लिए है? लाल के लिए। मान लीजिए, इसका ध्यान दीजिएगा कि विचलन कोण जो है यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे क्या है? मिनिमम है। यानी कि जैसे से हम इधर से इधर जा रहे हैं तो विचलन कोण का मान घटता जाएगा, इधर से इधर आएंगे तो विचलन कोण का मान बढ़ता जाएगा। अब आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि ब्लू और ग्रीन इन दोनों में किस कलर का विचलन कोण ज्यादा होगा, तो आप देख रहे हैं कि जो इस साइड की वैल्यू है उसका विचलन कोण अधिक होगा, और ब्लू जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि इसका विचलन कोण ज्यादा होगा। दूसरा, अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा इक्वल होता है n-1 इंटू ए। ये पतले प्रिज्म के लिए हम लोगों ने फार्मूला निकाला था। अब यहाँ पे एक आता है कोणीय वर्ण विक्षेपण। ये क्या है? इसमें क्या है कि जो निर्गत किरणें हैं ये 7, इसमें से किन्हीं भी 2 किरणों के बीच ये जो निर्गत किरणें हैं इनको हमने क्या किया? पीछे ले गए हैं, और ये यहाँ पे मिल रही इनके बीच का जो कोण है ये कोण होता है थीटा, और ये किसके बराबर हो गया? किन्हीं भी 2 निर्गत किरणों के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब यह जो आएगा थीटा, यहाँ पे देखेंगे तो ये कोण आपका बड़ा है, तो दिस विल बी इक्वल टू जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा का फार्मूला अगर रखेंगे तो चूंकि हर रंग का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, सबसे अधिक जो बेंड हुई है किरण वो वायलेट की है, तो बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा और लाल का सबसे कम होगा। तो ये डेल्टा की वैल्यू जब इस फार्मूले से निकालेंगे तो ये आएगा n-1 इंटू ए, और यहाँ आएगा n-1 इंटू ए। ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, ये आएगा n-1, ये माइनस n-r प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा n-v माइनस n-r। ये फार्मूला आ जाएगा जो दोनों निर्गत किरणों के बीच का कोण है, जिसको हमने नाम दिया है वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, या इसी को हम एक नाम देते हैं कोणीय परिक्षेपण। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, अगला टॉपिक है वर्ण विक्षेपण क्षमता। इंग्लिश इसको हम कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। इसको इंडिकेट किया जाता है ओमेगा से, और यह ओमेगा क्या है? जो कोणीय वर्ण विक्षेपण है यानी थीटा, और जो माध्य रंग है डेल्टा वाई, माध्य रंग का जो विचलन कोण है, इन दोनों का अनुपात कहलाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब ये जो थीटा है इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था, यहाँ डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है, और जो माध्य कलर है वो हमारा क्या है? डेल्टा वाई। माध्य कलर क्यों लिया इसको थोड़ा समझिएगा। आप सभी जानते हैं कि ये जो विजिबल लाइट है, दृश्य प्रकाश है, इसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अब माध्य की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में जो बीच में आएगा वो किस कलर का होगा? ग्रीन का। बट आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने लिखा है येलो,
येलो बीच में तो नहीं आ रहा है, बट उसमें वजह क्या है कि इनका जब हम औसत निकालते हैं तो वह जो वैल्यू आती है वो लगभग आपके येलो कलर के वेवलेंथ को मैच करती है, इसलिए माध्य कलर यहाँ पे लिया जाता है येलो। अब इसको और एक्सपेंड करेंगे तो ये भी हम लोगों ने एक्सपेंड करके निकाला था, ये आया था ए एन वी माइनस एन आर, और नीचे जो विचलन कोण है पीले रंग का, तो यहाँ पे अपवर्तनांक भी हो जाएगा पीले कलर का, यानी कि हो जाएगा एन वाई माइनस वन इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो एक फार्मूला आ जाएगा एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन। मीन्स यह जो वर्ड विक्षेपण क्षमता है, अगर कोण के अनुपात में पूछेंगे तो थीटा अपॉन डेल्टा वाई, विचलन कोण के फॉर्म में पूछा जाता है तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई, यानी कि अगर हमें इन तीनों कलर का विचलन कोण पता है तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और यदि हमें इन तीनों कलर के अपवर्तनांक दिए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं, तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यह जो ओमेगा है दो कोणों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा, और आप जान रहे हैं जब इसका कोई मात्रक नहीं होगा तो इसकी कोई विमा भी नहीं होगी। तो यह जो ओमेगा है वर्ड विक्षेपण क्षमता है, ये आपका मात्रकहीन और विमाहीन है। ठीक, अब एक टॉपिक इसमें और बचता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप जानते हैं जो सूर्य का प्रकाश है जब वो मूव करता है तो उसको रास्ते में बहुत सारी इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धि, कुछ डस्ट पार्टिकल यानी धूल के कण, जल वाष्प, ऐसी कई सारी चीजें मिलती है, जिससे वो क्या होता है कि जब ये प्रकाश मूव करता है तो इनके द्वारा ये एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी अवशोषित कर लिया जाता है। जो सूर्य का प्रकाश है जब वह किसी वायुमंडल में मूव कर रहा है तो जो भी उसमें वायुमंडल में इम्प्योरिटी है या धूल के कण है, डस्ट पार्टिकल है, वो क्या करते हैं उस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित जो करते हैं प्रकाश को ये सारे पार्टिकल्स, उसके बाद ये इसको रेडिएट करते हैं यानी विकिरित करते हैं, और यह डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएट होता है, कोई इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। तो यह घटना जो है ये आपका कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे हम लोग जानते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो हमारा सूर्य है वह लाल कलर का दिखाई देता है, जो आसमान है या जो समुद्र का जल है वह हमें नीला दिखाई देता है, वर्षा की जो बूंदें हैं वो हमें सफ़ेद दिखाई देती है, जो भी सिग्नल होते हैं खतरे के वे किस कलर के होते हैं, लाल कलर के। इसके लिए लॉर्ड रैले ने एक अपना वो दिया है फार्मूला, उन्होंने ये कहा कि जो स्कैटर्ड लाइट है यानी जो ये प्रकीर्णित प्रकाश है, इसकी जो तीव्रता है वह वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो प्रकाश है उसकी जो तरंग दैर्ध्य है उसकी चतुर्थ घात यानी फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको बताया था विबग्योर, और सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी है, लाल की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, बैगनी की। तो लाल की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और ये वैल्यू जब ज्यादा होगी तो उसकी फोर्थ पावर करेंगे तो और भी ज्यादा हो जाएगी, और उस कंडीशन में यह वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मिनिमम हो जाएगी। यानी कि जो रेड सिग्नल्स बनाए जाते हैं, रेड प्रकाश की वेवलेंथ ज्यादा होती है
जिसके कारण से जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। वह लाइट स्कैटर नहीं हो पाती है, जिससे कि बहुत दूर से वह प्रकाश हमें दिखाई देते हैं, इसलिए ये सिग्नल्स लाल बनाए जाते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए हमने ले लिया है एक प्रिज्म और उसको हमने जल में डाल दिया है। ग्लास, अभी हमने ग्लास का जो प्रिज्म है, पहले उसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं 3/2 और हमने उसको एक जल या द्रव में डाल दिया है और उसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 5/4 और ये कहा जा रहा है कि जब हम इसको वायु में लेते हैं तो उस कंडीशन में विचलन कोण हमें मिलता है 40 डिग्री। तो जब उसको हम द्रव में डाल देंगे तो विचलन कोण कितना आएगा, इसको थोड़ा समझिएगा। ये हम लोगों ने एक लाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रकाश का अपवर्तन वाला, जिसमें लेंस के भी क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पे बेस है। अभी हम लोगों ने किया था कि डेल्टा विल बी इक्वल टू n-1 इंटू ए, यानी जो विचलन कोण है इसका फार्मूला, ये n आपका अपवर्तनांक है और a जो है प्रिज्म कोण है। डेफिनेट है कि हमने एक प्रिज्म लिया है, उसको पहले वायु में लिया है, फिर उसी प्रिज्म को जल में डाला गया है। तो दोनों कंडीशन में जो प्रिज्म कोण रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि उसके एंगल को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। जब हम इसको वायु में ले रहे हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 3/2। तो यहाँ अगर हम वायु के लिए लगा रहे हैं, डेल्टा विल बी इक्वल टू हो जाएगा n की जगह लिखेंगे Ang-1 इंटू ए और Ang का मान कितना है 3/2 और 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2a। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसी प्रिज्म को जब हम जल में डाल दे रहे हैं तो मान ले रहे हैं ये विचलन कोण हो गया डेल्टा डैश। अब यहाँ पे प्रिज्म है, उसको हमने लिक्विड में डाला है तो ये हो जाएगा GnL। जब हम उसको प्रिज्म को डाल देंगे उसमें लिक्विड में तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा अपवर्तनांक Lng। देखिए पहले प्रिज्म को हमने वायु में रखा है, प्रिज्म को वायु में, आप लोग जानते हैं कि अगर 1n2 लिखा है इसको हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी जो दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह पहले माध्यम के सापेक्ष, ये पढ़ा जाता है 1n2 को। अब यहाँ हमें दिया है Ang, यानी कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष दिया गया है 3/2। और जब इस हमने क्या किया है कि उसको डाल दिया है लिक्विड में, तो जल का अपवर्तनांक दिया है वायु के सापेक्ष। अब यहाँ हमने क्या किया है कि इस प्रिज्म को उठा के एक जल में डाल दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है कि कांच का अपवर्तनांक निकालना है, किसके सापेक्ष, जल के या लिक्विड के। तो ये हो जाएगा Lng-1 इंटू ए। अब इस Lng को हम ब्रेक करेंगे तो आएगा Ang/Anl-1 इंटू ए। Ang का मान हमारा दिया है 3/2, Anl का मान दिया है 5/4 -1 इंटू ए। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3/2 और ये बाई में है तो ऊपर आएगा इंटू 4/5 -1 इंटू ए। 3 4 जा 12, 5 2 जा 10 -1 इंटू ए। ये आएगा 12 माइनस, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, 6 - 5 यानी 1/5 इंटू ए। इसको हमने सिंप्लीफाई किया। जब प्रिज्म को हमने लिया है वायु में तो उस कंडीशन में विचलन कोण आ रहा है 1/2a और जब इसको हमने डाल दिया है लिक्विड में, जल में या द्रव में, तो ये आ रहा 1/5a। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर दें, डेल्टा डैश अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा डैश का मान क्या है 1/5a और डिवाइडेड बाई डेल्टा का मान है 1/2a। a से a कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे। और हमें ये डेल्टा गिवन है,
वायु में विचलन कोण हमें मालूम है, तो डेल्टा डैश इक्वल हो जाएगा 2/5 इंटू डेल्टा, और डेल्टा का मान कितना रख देंगे 40, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16। यानी कि जो प्रिज्म में वायु में 40 डिग्री का विचलन कोण रखता है, अगर उसी प्रिज्म को हमने 5/4 अपवर्तनांक वाले द्रव में डाल दिया तो उसका विचलन कोण कितना हो गया 16 डिग्री। तो यह हमारा टॉपिक था प्रिज्म का, जिसमें आज आप लोगों ने इससे रिलेटेड 5-6 पॉइंट्स को पढ़ा है। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, कोई पतला प्रिज्म दिया है तो उसके लिए विचलन कोण का मान कैसे निकालते हैं, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण क्या होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, और इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल्स। तो यह टॉपिक आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको देखेंगे और इसको सीरियसली लेंगे तो निश्चित है कि इससे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप कर पाएंगे। थैंक यू।